Hello everyone. So let us discuss another chapter of cost accounting, that is overheads. This is one of the most important chapter in cost accounting because till now we have discussed material and labor. You have seen that it is basically based on formulas, but ये चैप्टर हमारा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर हम कुछ आगे हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर्स आएंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर से रिलेट करेंगे। तो मैं वीडियोस को पूरे प्रॉपर सीक्वेंस में ही बनाऊंगा। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, अगर आप बुक्स में भी चेक करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इस चैप्टर की आपको 5-6 वीडियोस मिलेंगी एंड आई वुड प्रेफर कि आप वो सारी वीडियोस एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑर्डर में ही देखें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें और थ्योरी भी आप इसी में से लर्न कर लें तो मच बेटर होगा। सो लेट अस स्टार्ट। सी, ओवरहेड्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? जब भी हम ओवरहेड सुनते हैं तो ओवरहेड्स का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे हमने कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में सीखा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक कॉमन वर्ड दे देते हैं और उसको हम बोलते हैं ओवरहेड। तो ओवरहेड इज नथिंग बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकता है मटेरियल, लेबर या और कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ तो उसको हम जनरली ओवरहेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सी, ओवरहेड का मीनिंग क्या होता है? ओवरहेड इज द एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो बेसिकली आपको पता है कि जो बेसिकली आपने देखा था डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस हमें प्राइम कॉस्ट देते थे। तो उसके बाद जितने भी खर्चे हमारे होते हैं सो दोज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो उन सबके एग्रीगेट, उन सबके सम को हम क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। दीज आर द कॉस्ट विच कैन नॉट बी होली डेबिटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब। मतलब हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट पे इस कॉस्ट को डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसको हम ओवरहेड बोलते हैं। दस ओवरहेड कॉस्ट आर ऑल्सो टर्म्ड एज इनडायरेक्ट और सप्लीमेंट्री कॉस्ट। तो ये आप इसका मीनिंग लर्न कर सकते हैं कि ओवरहेड का मीनिंग क्या होता है। ये मैंने आपको मीनिंग एक्सप्लेन किया। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स क्या होते हैं। और लास्ट इस वीडियो के लास्ट में आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, इसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन मैंने ज्यादा डेप्थ में आपको एक्सप्लेन नहीं की बिकॉज ये बड़ी बेसिक है और मैंने आपको कॉस्ट शीट में भी इसके बारे में बताया था। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है अकॉर्डिंग टू नेचर। तो नेचर में हमारा सबसे पहला आया इनडायरेक्ट मटेरियल, जो हमने ऊपर भी मैंने आपको बताया। तो इनडायरेक्ट मटेरियल जैसे स्टेशनरी, कोल जो फैक्ट्री में यूज होता है मशीन को चलाने के लिए, टूल्स एक्सेट्रा, ये हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पर नहीं लग रहा बट इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट करता है। ठीक है। तो सेकंड आ गया इनडायरेक्ट लेबर। तो आप अगर आप ऊपर से ही चेक करेंगे तो आप ये सिंपल लिख सकते हो, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल का आपको मीनिंग लिखना है, these are the cost which or the material cost which cannot be wholly debited to a particular job is known as indirect material. तो same, the labor cost which cannot be wholly debited to a particular job is known as indirect labor. तो मीनिंग आप सिंपल इस तरीके से ही लिख सकते हैं। तो इनडायरेक्ट लेबर के आप एग्जांपल्स देखिए। आइडल टाइम वेजेस, जब लेबर खाली बैठती है, जो हमने लेबर वाले चैप्टर में भी किया था। फॉरमैन, या आप कह सकते हो जो गार्ड की आप सैलरी या वेजेस पे करते हो, तो वो भी हमारा इनडायरेक्ट लेबर होगा बिकॉज वो हमारे को डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता, कंट्रीब्यूट नहीं करता। थर्ड आ गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें आपका पावर, डेप्रिसिएशन, ऐसे खर्चे आ गए। तो ये हमारा सारा किसके बेसिस पे होगा? अकॉर्डिंग टू नेचर। तो अकॉर्डिंग टू नेचर में वी हैव 3 पार्ट्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect labor and indirect expenses. I hope this is clear to you. This is very basic. Second, we are discussing the type of overhead that is according to normality. Normality में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल ओवरहेड्स और एक होता है अबनॉर्मल ओवरहेड्स। तो नॉर्मल ओवरहेड्स का मतलब वो ओवरहेड जो हमें करने पड़ते हैं और हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते बिकॉज इनके बिना काम कंप्लीट नहीं होगा। एबनॉर्मल ओवरहेड्स का मतलब ये होता है कि ये जनरली हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं और ये कोई हमारे को बहुत हेल्प नहीं करते आउटपुट अचीव करने में, लेकिन कई बार कुछ आप कह सकते हो अनड्यू सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, तो इसके कारण हमें कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, तो वो हमारा एबनॉर्मल ओवरहेड
होगा। तो आपको मीनिंग जो मैंने आपको नोट्स दिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, तो आप पहले समझिएगा, बिकॉज मैं बीच बीच में कुछ पॉइंट्स ऐड कर देता हूं तो आपको एक्सप्लेनेशन में और हेल्प करेगा। तो देखिए, नॉर्मल ओवरहेड्स मींस इट रेफर्स टू सच ओवरहेड्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड इन अटेनिंग अ गिवन आउटपुट, जो हमें गिवन आउटपुट अटेन करने में हेल्प करते हैं, अचीव करने में हेल्प करते हैं। दीज आर अनअवॉइडेबल एंड देयरफॉर इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी प्रोडक्शन कॉस्ट में क्यों इंक्लूड हुए? बिकॉज हमारा इसके बिना आउटपुट तैयार होगा ही नहीं। तो ये हमारा नॉर्मल ओवरहेड्स हो गया, तो अनअवॉइडेबल। देन आता है हमारा abnormal overheads. It refers to those overheads which are not expected to be incurred in attaining a given output. अब अगेन ये हमारे, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, इसका मतलब। तो ये कॉस्ट क्या होती है, इसको हम चार्ज करते हैं कॉस्टिंग P&L अकाउंट, जो भी हम आगे करेंगे चैप्टर्स में। हम इसको, इस वाली कॉस्ट को कहां पर ट्रांसफर करते हैं? कॉस्टिंग P&L अकाउंट में एज एन एक्सपेंस। और जो नॉर्मल ओवरहेड्स हैं उसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जैसे कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम की, एबनॉर्मल मतलब भाई आप कह सकते हो, जैसे हमने लेबर वाले चैप्टर में पढ़ा था, आइडल टाइम मींस व्हेन द लेबर इज नॉट वर्किंग, इट इज ही और शी इज सिटिंग आइडल। तो कुछ अनड्यू सर्कमस्टांसेस या एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस हो गए जिसके कारण वो खाली बैठी हुई है, तो वो हमारा किसका पार्ट होगा? दैट इज एबनॉर्मल ओवरहेड्स। देन कम्स थर्ड टाइप, अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी का मतलब है कि क्या आप वो ओवरहेड्स को कंट्रोल कर पाते हो या नहीं कर पाते। तो इसमें हमारे दो पार्ट हैं, अगेन कंट्रोलेबल ओवरहेड्स एंड अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स। कंट्रोलेबल ओवरहेड्स कौन से हो गए? विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट एक्शन। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, दीज ओवरहेड्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय एग्जीक्यूटिव और मैनेजमेंट एक्शन एट द पॉइंट ऑफ देयर इनकरेंस। जहां वो इनकर होते हैं वहां पर मैनेजमेंट चाहे तो इन एक्सपेंसेस को या ओवरहेड्स को कंट्रोल कर सकती है। इसका एग्जांपल मैंने कॉमन बनाया हुआ है, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले आप ये देखिए, अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स क्या होते हैं? दी ओवरहेड्स व्हिच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन और मैनेजमेंट एक्शन आर नोन एज अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स। ये आपको एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ अ पावर used in a particular department can be controlled by departmental manager, but the share of general lighting cost in the factory to be borne by his department cannot be controlled by him. तो कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो जितना उनका एरिया है उसका अगर पावर का बिल अलग आता है तो वो उसको कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज इट इज अंडर हिज जुरिसडिक्शन। भाई उसके एरिया में है तो वो लाइट्स कम जलाए, मशीन कितनी देर ऑन करेगा ऑफ करेगा, तो वो कंट्रोल वो कर सकता है। लेकिन हम कहते हैं कि ऑफिस का कुछ ऐसा एरिया भी है जो सबके लिए कॉमन है, तो जो सबके लिए कॉमन है वहां पर डिपार्टमेंटल मैनेजर का इतना कंट्रोल नहीं है। तो अगर वो जो कॉमन एरिया का जो बिल आएगा या जो कॉस्ट आएगी वो सब डिपार्टमेंट को बेयर करनी पड़ेगी, बॉर्न करनी पड़ेगी, तो वो आपके लिए अनकंट्रोलेबल है। बिकॉज अब अपने डिपार्टमेंट का आप कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो जनरल एक्सपेंस है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का या पूरी कंपनी का है उसमें जो शेयर आएगा उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हो सकता है उसमें तो कई बार आप ये भी देखते हो वेस्टेज हो रही है, बट हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट वाले नहीं मान रहे कि वो वेस्टेज है, तो वो कॉस्ट आपको इनकर करनी या बॉर्न करनी पड़ेगी। तो एक कॉमन एग्जांपल से ही मैंने को बता दिया कि कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल ओवरहेड्स क्या होते हैं। अब इसमें लास्ट टाइप रह गई और वही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज अभी हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू नॉर्मेलिटी एंड अकॉर्डिंग टू नेचर। नाउ लेट अस डिस्कस द फोर्थ एंड द इंपॉर्टेंट टाइप। सो द फोर्थ टाइप इज अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी में ये बेसिक थोड़ा पॉइंट है, आपने पहले भी कई बार पढ़ा है, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं आप। तो इसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, ये हमारे तीन पार्ट होते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे फिक्स्ड ओवरहेड्स होते हैं वो कॉस्ट जो आउट लेवल ऑफ प्रोडक्शन या आउटपुट से वेरी नहीं करती, फ्लक्चुएट नहीं करती। इसके अंदर कॉमन एग्जांपल हो गया रेंट, रेट्स, इंश्योरेंस, बिल्डिंग की या डेप्रिसिएशन। वेरिएबल ओवरहेड्स वो ओवरहेड्स होते हैं जो आउटपुट के लेवल के साथ साथ वेरी करते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। जैसे मान लीजिए अगर आप 10,000 यूनिट्स पहले बना रहे थे और ₹1 का यूनिट था तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई? 10,000। लेकिन अगर आप 15,000 यूनिट बनाएंगे तो इंटू 1 तो ₹15,000 हो जाएगी।
तो इसके अंदर आप ये कह सकते हो वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट रिमेन फिक्स्ड। पर यूनिट तो 1 रुपी रहेगा, अगर आप 15,000 इंटू 1 करेंगे तब भी पर यूनिट तो 1 रुपये ही है, लेकिन आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गई। बाय बिकॉज आप पहले 10,000 यूनिट्स बना रहे थे और अब आप 15,000 यूनिट्स बना रहे हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट विल रिमेन फिक्स्ड बट वो इंक्रीज होगी एज यू इंक्रीज द आउटपुट। तो पहले हम ये दोनों टर्म्स ही रीड कर लेते हैं। Fixed overheads, these overheads remain unaffected by fluctuations in volume of output. For example, rent, rates, insurance of building, depreciation, etc. Second comes variable overheads. These overheads tends to change in proportion to change in volume of production या level of output. However, variable overheads per unit remain fixed, जैसे मैंने अभी आपको बताया। For example, selling commission, power, light, fuel factory में, तो वो हमारा वेरिएबल ओवरहेड्स हो गया। देन लास्ट टाइप इन दिस कम्स इज सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। सेमी मींस कुछ टाइम तक ये फिक्स रहते हैं, उसके बाद ये वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे टेलीफोन बिल होता है कि मैं आपको कहता हूँ कि जैसे लैंडलाइन नंबर है, आजकल तो अनलिमिटेड पैकेज आ गए, लेकिन पहले के टाइम पर या अभी भी कुछ जगह पर जैसे फिक्स बेसलाइन फोन है, तो वहां पर वो कहते हैं कि भाई बेसिक प्लान 200 रुपीज है, जिसमें हम आपको 100 कॉल्स फ्री देंगे, लेकिन 100 कॉल्स के बाद जो भी आप कॉल करोगे उस पर कॉल आपका 2 रुपीज या 1 पर मिनट 2 रुपीज या 1 रुपी 1 मिनट के हिसाब से 2 रुपीज लगेगा। तो वो हमारा सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स हो गया। तो इसका मतलब अप टू 100 कॉल्स हमारी कॉस्ट फिक्स है ₹200, लेकिन उसके बाद आप कहते हो कि जितनी आप कॉल करोगे, लेट्स से सिंपल ही रख लेते हैं, पर कॉल आपके 2 रुपए एक्स्ट्रा लगते जाएंगे। तो जितनी कॉल आप करते जाओगे उस हिसाब से आपके 2 रुपए बढ़ते जाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स, जो कुछ टाइम तक पार्टली फिक्स्ड होते हैं, उसके बाद वो वेरिएबल हो जाते हैं। तो दीज ओवरहेड्स आर पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल। These costs vary in part with the volume of production and remain constant for the remaining part. Example मैंने वही लिया टेलीफोन वाला। In case of a telephone bill, there is a minimum rent and beyond specific number of calls, the charges may vary according to the number of calls made. तो एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। कई बार ऐसा भी हम कहते हैं कि भाई जैसे एक नॉर्मल हमारी वेरिएबल कॉस्ट चल रही थी, लेकिन हमारे को एक एडिशनल शिफ्ट करनी पड़ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके लिए हमें एडिशनल लेबर बुलानी पड़ रही है। तो अब जब आप एडिशनल काम करवाओगे तो आपको एडिशनल पैसे भी पे करने पड़ेंगे, वेजेस पे करने पड़ेंगे। तो वो भी हमारा किसका पार्ट हो गया? सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कैसे हो गया? मैं कहता हूँ 8 आवर्स की शिफ्ट के तो उनको फिक्स पैसे मिल रहे हैं, जैसे 200 रुपीज, लेकिन जितना वो ओवर टाइम करेंगे 1 आवर 2 आवर, तो आपको उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो वो भी आप इसका एक एग्जाम्पल बना सकते हो। तो दैट इज सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। देन जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला था वो ये है कि ये क्यों जरूरी है कि हमें ये फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स में डिवाइड करना पड़ता है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? तो ये कुछ रीजंस हैं, कुछ पॉइंट्स इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हैं, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको वो समझ में आ जाए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफाइंग कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि हमें क्यों जरूरत है फिक्स्ड और वेरिएबल में डिवाइड करने की, तो सबसे पहले तो आप इनका मीनिंग ही लिखेंगे, उसके बाद आप ये वाले पॉइंट्स लिखेंगे। तो इसमें भी मैं 1-2 एग्जांपल्स ऐड करूंगा जैसे मैंने इसमें ऐड किए। तो सबसे पहला है कि फ्लेक्सिबल बजट्स में ये हमें हेल्प करता है। फ्लेक्सिबल बजट मींस फॉर एग्जांपल अभी हम अपनी 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, कल को हम 60%, 70%, अपनी 80, 100, 90% पे काम करेंगे, तो हमारे खर्चे उस हिसाब से बढ़ेंगे। लेकिन आपको पता है फिक्स कॉस्ट सेम रहता है, चाहे आप किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे काम करो, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा जैसे आपका लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो फ्लेक्सिबल बजट होता है कि कल को आप अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, अभी आप मान लीजिए अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 60% पे काम कर रहे हो, कल को आप 80% पे काम करोगे, तो फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, चाहे 60 हो चाहे 80 हो, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो चेंज होगी ना। तो इसलिए हमें पहले उसको बाइफ्रिकेट करना पड़ेगा। तो इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट्स वेयर कॉस्ट कैन बी एस्टिमेटेड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि द टेक्निक ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्टिंग, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन टॉपिक होता है। एंड जहां पर हम ब्रेक इवन चार्ट क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस का चार्ट बनाते हैं। तो इसलिए हमें वहां पे भी पता होना चाहिए कि फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या हैं। तो क्योंकि जब भी आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हो ना, तो उसके अंदर फिक्स कॉस्ट ही आती है ऊपर। अगर मैं आपको बताऊं तो फिक्स कॉस्ट
अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या पीवी रेशियो कुछ होती हैं, तो हमें फिक्स कॉस्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ब्रेक इवन पॉइंट तभी निकलेगा जब हमें फिक्स कॉस्ट पता होगी, तो इसलिए भी हमें क्लासीफाई करने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट आप इसको लर्न कर सकते हैं नॉर्मल। थर्ड, ये हमें मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, बिकॉज इट फैसिलिटेट्स मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एज फिक्स्ड एंड वेरिएबल ओवरहेड्स बिहेव इन डिफरेंट वेज व्हेन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट चेंजेस, ताकि मैनेजमेंट एक इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सके। फोर्थ, इट हेल्प्स इन इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल एज फिक्स्ड कॉस्ट आर जनरली अनकंट्रोलेबल। अब मान लीजिए आपने बिल्डिंग ले रखी है रेंट पे, अब उसका रेंट 20,000 जा रहा है, चाहे आप प्रोडक्शन करो या ना करो, चाहे सारी प्रोडक्शन कर लो, ज्यादा प्रोडक्शन कर लो, ये अनकंट्रोलेबल है, इतना इजीली चेंज नहीं होता। तो देखिए, इट हेल्प्स इन इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल एज फिक्स्ड कॉस्ट आर जनरली अनकंट्रोलेबल एंड इफ एनी कॉस्ट इज कंट्रोल इज एक्सरसाइज इट कैन बी डन बाय टॉप मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, रेंट ऑफ अ बिल्डिंग इज नॉट इजिली कंट्रोलेबल, लेकिन अगर मैं इसमें अगर वेरिएबल बोलूं तो वेरिएबल कॉस्ट जनरली थोड़ी इजीली कंट्रोलेबल है। जैसे आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि अगर हम मटेरियल को ईओक्यू के हिसाब से मंगाएं या लॉट्स में मंगवाएं, तो मटेरियल हमारी कौन सी कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट, तो उसकी कॉस्ट कम आ सकती है अगर आप उसको ईओक्यू के लेवल पे बुलाएं या आपको एक बल्क क्वांटिटी में खरीदें, तो आप उसकी कॉस्ट को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। तो इस इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी हमें फिक्स्ड और वेरिएबल में डिफरेंस पता होना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट, सेपरेट रेट्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स may be used for fixed and variable overheads. The under and over absorption of overheads need different managerial action. भाई ये ना एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स हमारा आगे एक टॉप वीडियो मिलेगा आपको, थर्ड या फोर्थ वीडियो होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जैसे कोई स्पेसिफिक कॉस्ट के यूनिट्स के हिसाब से जब हम कॉस्ट को डिफाइन करते हैं तो उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ एक यूनिट 3 रुपीज की बनेगी, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट डिफर कर रही है, तो एब्जॉर्प्शन हमें उसमें हेल्प करता है जब हम कॉस्ट को यूनिट्स के तरीके से एलोकेट करते हैं। ये आपको पॉइंट थर्ड या फोर्थ वीडियो में एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स वाली वीडियो में समझ में आएगा। बट ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में क्यों चेंज करना चाहिए। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो because this chapter is very very important. So please watch out all the videos and share with your friends. Thank you so much.